फिजिक्स और बायो के होंगे, है ना। तो हमने ये जो आरंभ बैच में जो हमने आपके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी का जो बीड़ा उठाया है उसको अब हम कंप्लीट करेंगे। और आपके लिए आज को पता ही है कि इस वाले वीडियो में हम आपके लिए विभूति मैम ने केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराए और अब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 से फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हो ये लाइव, ये आपका सेल चैप्टर का है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वेलकम टू क्लास 9 बाय अडा 24/7 और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आरंभ सीरीज। इस सीरीज में आज हम मतलब मैं और राघवेंद्र सर मिल करके आपको सॉल्व करवाने वाले हैं टॉप 20 असर्शन रीजन क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। आप सभी के मिड टर्म एग्जाम्स या हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं और आप सभी उसकी प्रिपरेशंस भी कर ही रहे होंगे। तो बस उन्हीं प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए आज हम आपको बेटा बढ़िया से क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवाने वाले हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आज के इस लेक्चर में जो टॉप 20 हम आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में से अगर 2-3 सवाल फंस जाएं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर में ना, तो शॉक में मत आ जाना कि अरे मैम सर आपने भी तो यही वाले क्वेश्चंस करवाए थे और वही वाले क्वेश्चन जो है हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ गए। तो बिल्कुल आएंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं तो मिलते जुलते सवाल तो बेटा आएंगे ही आएंगे। इसीलिए आज का ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पता चल जाए और आप उनको सॉल्व भी कर लो हमारे साथ। तो बस यही है भाई हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। तो चलो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और देखो क्या हुआ है, बातों बातों में पहला सवाल आ भी चुका है। अब जरा देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। असर्शन, अ गैस कैन इजीली बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। अच्छा, इससे पहले कि हम सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू करें, मैं आपको सबसे पहले ना बेटा असर्शन रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक बढ़िया सी ट्रिक बता देती हूँ। ये ट्रिक मैं क्लास 10th स्टूडेंट्स को समझाती हूँ और अब क्योंकि ये वाले जो टाइप के क्वेश्चंस हैं ये क्लास 9th में भी आने लग गए हैं, तो अब ये ट्रिक मैं आपको भी बताऊंगी। और बेटा ये ट्रिक ना आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है, क्योंकि देखो क्लास 9th के लेवल पर जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं वो फिर भी थोड़े से इजी होते हैं, सिंपल होते हैं। बट जब आप क्लास 10th में जाओगे ना तो वहां पर काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये जो ट्रिक मैं आपको अभी बता रही हूँ क्लास 9th में, आप इसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो, तो 10th में जाकर के ना आपको उन क्वेश्चन से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और वहां पर आपसे सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको हमेशा हेल्प करेगी, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जहां पर भी हो। चलो अब ट्रिक क्या है सुनो। जब भी तुम्हारे सामने असर्शन रीजन क्वेश्चन आए, तुम सबसे पहले क्या करा करो, उस क्वेश्चन में जो रीजन दिया गया है, जो रीजन का स्टेटमेंट दिया गया है, तुम पहली फुर्सत में जाकर के ना उसको छुपा लिया करो। आप बोलोगे कि मैम अगर सवाल में जो रीजन दिया हुआ है हमने वही छुपा लिया तो फिर सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। अरे मैं बता रही हूं ना, तुम बस मेरी बात सुनते जाओ और मानते भी जाओ, है ना। ये नहीं कि मैम सुन लेते हैं मानेंगे नहीं, नहीं मानना भी है। तो तुम क्या करो, सबसे पहले जाकर के रीजन में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ना उसको छुपा लो, मतलब पढ़ो ही मत, देखो ही मत। तुम्हारा पूरा पूरा फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, असर्शन के ऊपर। असर्शन में जो उसका जो स्टेटमेंट है ना, तुम सबसे पहले उस पे फोकस करो। ठीक है, तो क्या करना है, रीजन छुपा लिया गया है, अब असर्शन पढ़ो। असर्शन को पढ़ने के बाद तुम सबसे पहले ये डिसाइड करो कि भाई असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है भी या नहीं है, कहीं वो इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट तो नहीं दे दिया है तुम्हें उल्लू बनाने के लिए। तो तुमने देखा कि हाँ मैम रीजन छुपा लिया, असर्शन पढ़ा और पढ़ने के बाद लगा कि नहीं नहीं ये तो गलत स्टेटमेंट है भाई, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर असर्शन ही गलत है बेटा तो क्या करोगे, ए बी सी डी ऑप्शन में से डी ऑप्शन को मार्क करोगे। डी ऑप्शन अपन कब मार्क करते हैं ऐसे सवालों में, डी ऑप्शन बेटा हम तब मार्क करते हैं जब असर्शन का स्टेटमेंट ही गलत हो, वो बात ही गलत बोल रहा हो, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलो रीजन छुपा लिया तुमने, असर्शन पढ़ लिया, तुम्हें लगा कि मैम गलत स्टेटमेंट है, तो कुछ नहीं, ऑप्शन डी को मार्क करके आगे निकल जाना, अगले सवाल पर आ जाना। अगले सवाल में तुमने फिर क्या करा, रीजन छुपा लिया, असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ा और इस बार असर्शन को पढ़ने के बाद तुम्हें रियलाइज हुआ कि नहीं 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 ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, असर्शन यहां पर बिल्कुल सही है। अब अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि असर्शन
फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो जाहिर सी बात है अब तुम वहां पर ऑप्शन डी मार्क नहीं करोगे, डी नहीं करोगे, ए बी सी में से कुछ करोगे। अब क्या करोगे, आ जाओ मैं बताती हूं। असर्शन पढ़ लिया, वो सही भी है। अब उस असर्शन का जो रीजन है बेटा, तुम खुद पता करने की कोशिश करो। आप बोलोगे कि मैम खुद क्यों पता करें, सवाल में दिया तो गया है रीजन, पर आपने तो उसको छुपा दिया। हाँ छुपा दिया, क्यों छुपा दिया अभी तुम्हें पता चलेगा। मैंने तुमसे क्या कहा, तुम असर्शन पर फोकस करो। असर्शन का स्टेटमेंट तुमने पढ़ लिया, वो तुम्हें सही लग रहा है, अब उसका जो रीजन है तुम खुद से पता करने की कोशिश करो। भाई तुमने चैप्टर तो पढ़ लिया ना, तुमने सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गए हैं, तो अपनी नॉलेज के हिसाब से तुम फिगर आउट करने की कोशिश करो, तुम पता लगाने की कोशिश करो कि भाई इस असर्शन का जो स्टेटमेंट है इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो तुमने अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल किया, ठीक है, और तुमने आखिरकार पता लगा ही लिया कि भाई इस असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन या रीजन क्या होना चाहिए, तुमने पता लगा लिया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, जो रीजन दिया हुआ है सवाल में, अब तुम देखोगे उसे, पहले से नहीं देखना है, पहले से नहीं देखना है, बाद में देखना है। बाद में कब, बाद में जब तुम खुद असर्शन का जो रीजन है, जब तुम खुद पता कर लोगे ना उसे, उसके बाद में सवाल में दिए गए रीजन को देखना है। अब तुमने देखा, सवाल में दिए गए रीजन को तुमने देखा, फिर तुम्हें रियलाइज हुआ कि भाई जो मैंने रीजन सोचा था एग्जैक्टली वही तो रीजन यहां पर भी दिया गया है। यानी कि तुमने जो असर्शन का रीजन बनाया था, जो तुमने सोचा था, एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट जो है सवाल में दिए गए रीजन का भी स्टेटमेंट है। यानी कि तुम्हारी सोच और सवाल की सोच मैच हो गई, मैच हो गई। इसका मतलब क्या, ऑप्शन ए मार्क करोगे बेटा। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में हम ऑप्शन ए कब मार्क करते हैं, जब असर्शन सही हो, रीजन भी सही हो, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा हो। रीजन क्या हो, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, तब हम ऑप्शन ए मार्क करते हैं। तो तुमने जो रीजन सोचा एग्जैक्टली वही रीजन सवाल में भी दिया गया है, तो फिर क्या करोगे, ऑप्शन ए को मार्क कर दोगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, कुछ सवाल में ऐसा हुआ कि तुमने रीजन सोच लिया अपने नॉलेज के हिसाब से, और फिर तुमने क्या करा, सवाल में दिए गए रीजन को पढ़ा। सवाल में दिए गए रीजन को पढ़ने के बाद तुम्हें रियलाइज हुआ कि अरे यार बात तो सही है, इसकी गलत नहीं है, लेकिन ये बात असर्शन को एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रही है, या हमने जो रीजन सोचा था ये वो वाला रीजन तो नहीं है। सवाल में दिए गए रीजन का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो गलत बात नहीं बोल रहा है, लेकिन तुम्हारे रीजन के साथ में वो मैच नहीं कर रहा। ये कोई अलग ही दूसरी बात बोल रहा है, बात सही है लेकिन बात अलग है। तो उस केस में क्या करोगे, ऑप्शन बी मार्क करोगे बेटा। ऑप्शन बी अपन तब मार्क करते हैं जब असर्शन रीजन दोनों के ही स्टेटमेंट्स सही हो, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो, तो हम ऑप्शन बी मार्क करते हैं कि तुमने सोचा जो रीजन वो सवाल में दिए गए रीजन के साथ में मैच ही नहीं हो पाया। इसकी बात तो सही थी लेकिन ये कोई दूसरी ही बात बोल रहा था, तो इस केस में ऑप्शन बी मार्क करोगे। फिर कुछ सवाल तुम्हारे सामने ऐसा आ गया जिसमें कि तुमने रीजन को जब पढ़ा तो तुम्हें रियलाइज हुआ कि ये बात तो गलत है, इसमें जो रीजन का जो स्टेटमेंट दिया गया ये तो गलत ही स्टेटमेंट है। तो बेटा जब रीजन गलत होता है ना, रीजन का स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, ऑप्शन सी लगाते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक है बेटा। अभी हो सकता है कि तुम थोड़े से उसमें हो गए हो कि मैम ये आपने क्या बोला, समझ में नहीं आया। जब हम सवालों को इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ट्रिक पसंद आने लग जाएगी, तुम्हें समझ में आने लग जाएगी, और अगर समझ में आ गई तो फिर अच्छी भी लगी जाएगी ना, और फिर तुम उसको इजीली फॉलो भी कर पाओगे। तो बेटा ये ट्रिक तुम्हें अपना लेनी चाहिए ठीक है, और अभी से तुम्हें इसको फॉलो करना स्टार्ट करना ही चाहिए, मतलब मैं तो कहती हूँ। क्योंकि जैसे कि तुमको मैंने बताया कि 9th में तो फिर भी इजी क्वेश्चंस बनते हैं ये वाले, 10th में लेवल जो है डिफिकल्टी का वो बढ़ जाता है। तो ये ट्रिक अगर तुमने अभी से फॉलो करना शुरू कर दी बेटा, तो तुम्हें 10th में भी इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। चलो, तो अब यहाँ वहां की सारी बातें हो गई हैं, ट्रिक तुमको मैंने बता दी है। अब इसी ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है, आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो सवाल हमारे सामने आ गया है। मैंने क्या बोला, सवाल जैसे ही आए रीजन को छुपा लो भाई, रीजन को छुपा लो, मुझे देखना ही नहीं है रीजन, क्योंकि मैंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैंने इसके सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, मुझे सारे कॉन्सेप्ट पता हैं। तो जो भी असर्शन का जो स्टेटमेंट होगा ना, मैं उसका रीजन खुद से पता कर लूंगी, मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो,
क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है असर्शन में? अ गैस कैन इजीली बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। बिल्कुल सही बात है भाई। सबसे पहले रीजन को छुपा करके मुझे क्या करना है, मुझे असर्शन पढ़ना है। मैंने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद मुझे जज करना है, मुझे डिसाइड करना है कि असर्शन सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो मैं क्या करूंगी, ऑप्शन डी लगा दूंगी। लेकिन यहां पर मैं ऑप्शन डी नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि असर्शन बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई। असर्शन क्या बोल रहा है, गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो कंप्रेस नहीं हो जाएगी, वो दब नहीं जाएगी, बिल्कुल होगी। गैस के ऊपर अगर तुमने प्रेशर एक्सर्ट किया है बेटा, प्रेशर लगाया है, तो वो कंप्रेस हो जाएगी। बात बिल्कुल सही है, सही बात है। मतलब डी नहीं लगा सकते, ए बी सी में से कुछ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा वो आगे पता चल जाएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अपनी नॉलेज के हिसाब से मुझे पता लगाना है कि भाई अगर तो गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके उसे कंप्रेस कर सकते हैं तो ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब इसका मतलब तो ये हो ना कि गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। तो गैसेस बेटा कंप्रेसिबल क्यों होती हैं, क्यों होती हैं, दिमाग लगाओ। तो आप बोलोगे कि मैम हमने पढ़ा था कि मान लो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये कलर तुमको दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। ये कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है। ये देखो, ये गैस भरी हुई है और ये देखो, ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं, दिख रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। कंटेनर में गैस भरी हुई है और ये सब क्या है बेटा, गैस के पार्टिकल्स हैं। मॉलिक्यूल्स बोल दो, एक ही बात है। अब यहां पर आप बोलोगे कि मैम हमने पढ़ रखा है कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकेस्ट होते हैं। बिल्कुल तुमने सही पढ़ रखा है। और अगर किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कमजोर होंगे, वीकेस्ट होंगे, तो बेटा उस मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो तो एक दूसरे से इतना दूर दूर भागेंगे कि कुछ पूछो ही नहीं। क्यों बेटा, एक मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको एक साथ रखने वाला होता कौन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ही तो ये काम करते हैं ना। पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वही तो क्या करते हैं, पार्टिकल्स को एक साथ रखते हैं, पास पास रखते हैं। अगर वो फोर्सेस ही कमजोर हो गए बेटा, अगर वो फोर्सेस ही वीक पड़ गए तो फिर पार्टिकल्स को पास पास रखेगा कौन, कोई नहीं रखेगा। तो पार्टिकल्स बोलेंगे कि भैया हम तो जा रहे हैं एक दूसरे से दूर दूर, बहुत दूर दूर। तो एग्जैक्टली बेटा यहां पर यही होता है कि गैस, अगर हम एक गैस की बात कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकेस्ट होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मस्त एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहने के कारण देखो इनके बीच में स्पेसेस कितनी ज्यादा होती हैं। ये देखो बेटा, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ये कलर दिख रहा है तुमको, नहीं दूसरा लेंगे, ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। देखो गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कितनी ज्यादा है, स्पेसेस देखो कितनी ज्यादा है। अरे ज्यादा है कि नहीं है, कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि मैम हमें तो स्पेसेस दिख ही नहीं रही है। अरे देखो ना, ये रहे गैस के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कमजोर हैं, जिसके कारण पार्टिकल्स को पास पास रखने की जो कोशिश हम कर रहे हैं वो किसी काम नहीं आ रही है। मस्त पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं और इसके चक्कर में देखो इनके बीच में कितनी सारी स्पेसेस हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, इन स्पेसेस को अपन क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। लिख दूं यहां पे मैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, देखो कितनी ज्यादा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम लगाएंगे प्रेशर। ठीक है, अब हम लगाएंगे ऊपर से प्रेशर, अब हम लगा देंगे ऊपर से प्रेशर। ये देखो हम क्या कर रहे हैं, इस गैस के ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर लगाने से क्या होगा, अब ये जो गैस के पार्टिकल्स होंगे ये पास पास आना शुरू कर देंगे। है पहले तो भाग रहे थे एक दूसरे दूर दूर, और इसीलिए देखो इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो भी कितनी ज्यादा डेवलप हो गई थी। लेकिन प्रेशर लग रहा है बेटा ऊपर से, तो अब जो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो पास पास आ जाएंगे। जहां वो पास पास आ जाएंगे बेटा, है जहां वो पास पास आ जाएंगे, इनके बीच की जो स्पेसेस हैं बेटा वो कम हो जाएंगी, है ना, इनके बीच की जो स्पेसेस हैं वो कम हो जाएंगी।
मैं तुमको गैस के ऊपर प्रेशर लगने के बाद क्या होने वाला है उसका भी डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करके बता देती हूं। अरे ये क्या हुआ? ये देखो, ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? बेटा ये सेम कंटेनर है, ये सेम गैस है, मैं कोई दूसरा कंटेनर दूसरी गैस लेकर के नहीं आ गई हूं, बस प्रेशर एग्जर्ट होने के बाद का जो सिनारियो है वो यहां पर तुम्हें देखने को मिल रहा है कि जहां गैस के ऊपर प्रेशर लगा पार्टिकल्स क्या हो गए, पास पास आ गए, जहां पार्टिकल्स पास पास आ गए उनके बीच की स्पेसेस कम हो गई, और जहां स्पेसेस कम हो गई तो देखो गैस कंप्रेस हो गई कि नहीं हो गई। मस्त पहले गैस फैली हुई थी, अब देखो, अब देखो हो गई ना कंप्रेस। तो रीजन तुमने पता कर लिया, सवाल का रीजन पढ़ना पड़ा क्या? नहीं पढ़ना पड़ा। मैं यही तो तुमसे बोल रही हूं कि कई बार क्या होता है बेटा, बच्चों को असर्शन का रीजन पता होता है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन उनको पता होता है, लेकिन जहां वो रीजन का स्टेटमेंट पढ़ लेता ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो सवाल होते हैं इसमें बच्चों को कंफ्यूज ही किया जाता है, लेकिन अगर तुमने ट्रिक पकड़ ली तो फिर तुम्हें कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। ठीक है? तो गैसेस कंप्रेसिबल क्यों होती हैं? गैसेस के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस क्यों हो जाएंगी? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकेस्ट होते हैं, जिसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। मतलब गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी स्पेसेस होती हैं, और जहां आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, उनके बीच की स्पेसेस कम हो जाएंगी, जहां स्पेसेस कम हुई पार्टिकल्स पास पास आए, बस गैस हो जाएगी क्या? कंप्रेस। अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे भाई? अब देखते हैं कि रीजन तो हमने पता लगा लिया असर्शन का, अब सवाल में रीजन क्या दिया गया है। अगर तो सवाल में दिया गया रीजन हमारे रीजन के साथ में मैच हो जाएगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए लगा देंगे। लेकिन अगर कुछ दूसरी ही बात इसने कर दी तो फिर ऑप्शन बी लगाएंगे, और अगर इसने गलत बात कर दी तो ऑप्शन सी लगाएंगे। आ जाओ पता करते हैं क्या बोल रहा है रीजन। सिंस द इंटरपार्टिकल स्पेसेस बिटवीन गैसेस आर वेरी लार्ज दे कैन डिक्रीज बाय अप्लाइंग प्रेशर। लो बोलो, हमने भी तो यही बोला था, हमने भी तो यही रीजन पता किया था कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कमजोर होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है, और जब हम प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, जहां पार्टिकल्स पास पास आए उनके बीच की स्पेसेस कम हो जाती है, स्पेसेस कम हुई तो हम बोलेंगे कि गैस कंप्रेस हो गई। तो यहां पर भी तो वही बात बोली गई है कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन गैसेस क्या होती हैं? बहुत ज्यादा होती हैं, और जहां प्रेशर लगाते हैं वो स्पेसेस कम हो जाती हैं। कम हो गई मतलब पार्टिकल्स पास पास आ गए, गैस कंप्रेस हो गई। तो हमारा रीजन सवाल के रीजन के साथ में मैच कर गया। मैच कर गया बच्चों, तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो ये छोटी सी ट्रिक फॉलो करो, बस तुम सारे सवाल को बेटा यूं उड़ाओगे, यूं। देखो एक और सवाल आ गया, अब क्या करेंगे बच्चों? अब क्या करेंगे? जहां तुम्हें दिख गया असर्शन तो सवाल में दिए गए रीजन को तुम पहली फुर्सत में जाकर के छुपा लो, पढ़ो ही मत, बोलना हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम खुद होशियार है, खुद पता कर लेंगे, जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो असर्शन क्या बोल रहा है? लिक्विड्स डिफ्यूजेस, अंग्रेजी गलत है, लिक्विड्स डिफ्यूज मोर इजीली एज कंपेयर टू गैसेस। कि अगर एक लिक्विड है एक गैस है, दोनों को आमने सामने रख दिया है, तो बोला जा रहा है कि लिक्विड जो है, या ऐसा समझ लो एक एक नहीं, दो लिक्विड्स हैं और दो गैसेस हैं, दोनों को आमने सामने रखा हुआ है, और बोला जा रहा है कि ये जो दोनों लिक्विड्स होंगे ये आपस में जल्दी, और आप बोल सकते हो कि जल्दी या इजीली, हाँ इजीली, ये जो दो लिक्विड्स है ना अपन ने जो लिए हुए हैं, ये दोनों लिक्विड्स आपस में बहुत ही इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे, दोनों गैसेस भी आपस में इजीली डिफ्यूज हो जाएंगी। लेकिन अगर गैसेस को या लिक्विड्स को आपस में कंपेयर करेंगे ना, तो गैसेस के कंपैरिजन में बोला जा रहा है कि दोनों लिक्विड्स आपस में और भी ज्यादा इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के तुम्हें यह बोला जा रहा है कि भैया देखो, लिक्विड्स जो होते हैं ना वो ज्यादा डिफ्यूजिबल होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, ये बोला जा रहा है। मैं नहीं बोल रही हूं, मैं नहीं बोल रही हूं, सवाल बोल रहा है
कि गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड जो होते हैं वो ज्यादा डिफ्यूज, मतलब ज्यादा इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। क्या लगता है तुम्हें, ये बात सही है या गलत है? अच्छा तुम्हें देखो सवाल अब वही वाली बात है। देखो बेटा, तुम किसी भी असर्शन को जज तभी कर पाओगे कि वो गलत है या सही जब तुम्हें टॉपिक पता होगा, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, अगर तुमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, तो तुम कैसे जज करोगे कि जो लिखा गया है, जो दिया गया है, वो सही है या नहीं है? तो भाई चैप्टर पढ़ लो बेटा, वन शॉट डले हुए हैं, जाके पढ़ लो, ठीक है? तो हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो असर्शन गलत है, गलत है बेटा, गलत है। और जब असर्शन गलत होता है तो क्या करते हैं, ABCD में से D लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन D। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, आपको तो पता चल गया, हमें भी बता दो कि असर्शन गलत क्यों है। बेटा डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब दो अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाए, उनकी इंटरमिक्सिंग हो जाए, खुद से हो जाए, हमें ना करना पड़े, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जब दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो जाए ऑन देयर ओन, खुद से, हमें ना करनी पड़े, उसको अपन डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, आपने एक गिलास पानी लिया, ये रहा आपका एक गिलास, ये रहा उसमें पानी, ठीक है, ये क्या है, उसमें पानी के पार्टिकल्स हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ। फिर तुमने क्या करा है, इसमें बेटा इंक डाल दी है, इंक पिंक कलर की तुमने क्या करी है, इंक डाल दी है इसी एक गिलास पानी में। तो देखो क्या हुआ, ये हो गया। आप बोलोगे मैम ये क्या हो गया? अरे बेटा सुनो मेरी बात, हमने एक गिलास पानी लिया था, उस पानी की सरफेस पर मैंने 2 ड्रॉप्स डाल दी थी पिंक इंक की, पिंक इंक, ठीक है। तो मैंने पिंक कलर की इंक ली थी और उसकी 2 ड्रॉप्स मैंने पानी के सरफेस पर डाल दी थी। डाली मैंने कहां थी बेटा? इंक पानी के सरफेस पर डाली थी। लेकिन 5 मिनट बाद जब मैंने आकर के देखा तो वही इंक जिसको मैंने पानी के सरफेस पे डाला था वो पूरे इंक पानी में जाकर के फैल गई, पूरे पानी का बेटा रंग ही बदल गया, पिंक हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं और जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो गए बेटा, उनकी इंटरमिक्सिंग हो गई। पानी एक मैटर है, जो उसमें आपने इंक डाली है वो दूसरा मैटर है, तो दोनों मैटर के पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो गई, पानी और इंक के पार्टिकल्स आपस में मिल गए। अरे खुद मिले ना, मैंने तो आकर के नहीं मिलाया, मैंने नहीं मिलाया, अपने आप इनकी इंटरमिक्सिंग हुई है। इसको हम बोलेंगे क्या? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन बेटा तब नहीं, कब हो पाता है डिफ्यूजन? कब हो पाता है? अगर मैं बोल रही हूं कि यहां पर पानी और इंक के जो पार्टिकल्स हैं उनकी बढ़िया से क्या हो गई है? इंटरमिक्सिंग हो गई है। तो इंटरमिक्सिंग कैसे हुई? कैसे हो गई इंटरमिक्सिंग? क्योंकि बेटा अपन पढ़ते हैं ना कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना। उसके अलावा मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेसेस भी होती हैं। तो बस पानी लिक्विड है, इंक जो डाली है बेटा वो भी तो लिक्विड है ना। तो इंक और पानी दोनों ही मैटर हैं, दोनों ही मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और क्योंकि इंक भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, और अपन ने पढ़ रखा है कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो थोड़े से कमजोर लगते हैं। गैसेस में तो फोर्सेस वीकेस्ट होते हैं, लेकिन लिक्विड में देखा जाए तो फोर्सेस बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होंगे, लेकिन हाँ कमजोर तो होते हैं, जिसके चलते लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर जा पाते हैं, उनके बीच में स्पेसेस जो है वो डेवलप हो जाती हैं। उन्हीं स्पेसेस का यहाँ पर बेटा फायदा उठाया जा रहा है। इंक के पार्टिकल्स जैसे ही आएंगे पानी में, वो बोलेंगे कि अरे जिस पानी में हम आए हैं यहाँ पर तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेसेस है, चलो इन स्पेसेस में जाकर के बैठ जाते हैं। तो जैसे ही इंक के पार्टिकल्स ने मूव करना शुरू करा, वहां से आ गए पानी के पार्टिकल्स, भाई वो भी मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे को धक्का इन्हें देना शुरू किया। क्योंकि देखो पार्टिकल्स के पास बेटा आंखें तो है नहीं कि वो देख के मूव करेंगे, नहीं, इंक के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, पानी के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, बिना देखे अंधाधुंध तो आपस में टकराते जाएंगे, कोलिजन करते जाएंगे, और इन कोलिजन से ही क्या होगा? इंक पूरी की पूरी फैल जाएगी पानी में। दिस इज डिफ्यूजन। ये तभी हो पाता है जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हो और पार्टिकल्स क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। तो बेटा अगर आप दो गैसेस को लोगे तो दोनों गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस तो और भी ज्यादा कमजोर होंगे। मतलब जिन दो गैसेस को आपने लिया है ना, उन दोनों गैसेस के जो पार्टिकल्स होंगे वो तो और फ्रीली क्या करेंगे? मूव करेंगे। उनके बीच में तो
बहुत सारी स्पेसेस होंगी, बहुत सारी स्पेसेस होंगी, पॉइंट नंबर 1, और वो लोग बहुत ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे। तो दोनों गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो आपस में बहुत ही ज्यादा इजीली डिफ्यूज कर जाएंगे, मतलब इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। यहां पर तो बेटा फिर भी अपन ने 2 लिक्विड्स लिए हैं, और लिक्विड्स में जैसा कि मैं बोल रही हूं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कमजोर होते हैं, सबसे कमजोर नहीं होंगे, वीक होंगे, थोड़े कमजोर होंगे। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसेस भी नहीं होंगी। लेकिन गैस में तो पूछो ही नहीं भैया, गैस, जो 2 गैसेस की हम बात कर रहे हैं, उनके बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस तो बहुत ही कमजोर हैं। पार्टिकल्स को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मस्त वो लोग यहां वहां मूव करेंगे, स्पीड में मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, उनके बीच में स्पेसेस भी ज्यादा होंगी। तो 2 गैसेस बेटा आपस में जल्दी और इजीली डिफ्यूज हो जाएंगी एज कंपेयर टू 2 लिक्विड्स। और यहां पर उल्टा बोला जा रहा है, तो असर्शन गलत हो गया, गलत हो गया तो डी लगाओ ना, डी लगाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात है बेटा। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? एक ऐसा टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का, एक ऐसा टेम्परेचर, मतलब एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे आकर के वो लिक्विड बॉइल होने लग जाए, मतलब अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तुम जब पानी को गरम करोगे तो इतना गरम कर दो, इतना गरम कर दो कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। जहां वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आया, बस वो बॉइल होना बेटा शुरू कर देगा, उसकी वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगी। पता है क्यों? पता है क्यों? अरे हाँ, मुझे तो यहां पर स्टेटमेंट छुपाना था ना रीजन का, कोई बात नहीं, अब छुपा दिया। हमने पढ़ाई नहीं है क्या लिखा हुआ है, हम खुद पता करेंगे, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, हाँ, तो ऐसा क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कि पानी जो है बॉईल होने लग जाता है, उसकी वेपर्स बनने लग जाती हैं। देखो बेटा, ऐसा होता है कि मान लो ये पानी है, कितने बार मैं पानी बनाऊं भाई एक दिन में, ये पानी है और ये इसके पार्टिकल्स तुम्हें दिख रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स तुम्हें दिख रहे होंगे, ठीक है। अब तुमने इनको गरम किया, गरम किया, गरम किया। इनिशियली जो तुमने इनिशियली जो तुमने हीट दी पानी को, उस हीट को पानी के जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो अब्सॉर्ब करेंगे, जिससे कि क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंच करके, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंच करके क्या होगा, अब जो तुम हीट दोगे वो पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगी, बल्कि वो हीट छुप के काम करेगी। इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या काम करेगी हीट बेटा छुप के? वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ेगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ेगी, क्योंकि इनफ काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ चुकी है। अब बस क्या करना है? पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करना है। एक बार वो हो जाए ओवरकम, बस फिर क्या होगा, लिक्विड जो है, जो पानी जो है, वो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर एग्जैक्टली यही होगा। हीट क्या करेगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करेगी, जिससे कि अब पानी की वेपर्स बननी बेटा शुरू हो जाएंगी। ये देखो, ये क्या बन रही हैं? ये बन रही हैं पानी की वेपर्स, यानी कि जो पानी है वो अपने लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लग गया है। अब तुमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम सुना होगा बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो क्या होता है, जैसे आपको ये पानी दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं 2 मिनट के लिए हटाती हूं। ये आपको पानी, अरे हाँ, ये आपको पानी दिख रहा है, ठीक है। अब इस पानी के ऊपर हवा है, भाई पानी के ऊपर तो हवा होगी ना बेटा, अपने आसपास क्या है, हवा, तो हवा होती है, पानी के ऊपर भी हवा है। ये जो एयर है बेटा, ये एक प्रेशर लगा रही है। पानी का ये सरफेस आपको दिख रहा है, पानी का ये सरफेस आपको दिख रहा है, इस सरफेस के ऊपर क्या है? हवा है। और ये एयर क्या कर रही है? ये एयर प्रेशर लगा रही है पानी के ऊपर। मतलब आप तो ये समझ लो कि जो पानी के जो पार्टिकल्स है ना, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से गैसियस स्टेट में आने नहीं दे रही है ये हवा। हवा बोल रही कि नहीं तुम लोग लिक्विड में लिक्विड में रहो, वेपर्स में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए एयर क्या कर रही है? एक तरीके से प्रेशर लगा रही है, और इसी एयर
के कारण जो प्रेशर लग रहा है इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं अपन इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। आगे बात समझ में कि पानी के सरफेस के ऊपर जो हवा है वो हवा क्या कर रही है, पानी को लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने से रोक रही है, वेपर्स बनने से रोक रही है, प्रेशर लगा रही है। उसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट कर रहे हैं। टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया है, हीट करते करते 100 डिग्री पहुंच गया है। 100 डिग्री में पहुंच करके जो हीट दे रहे हैं वो क्या कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर रही है। जहां अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम हुए, वेपर्स बननी शुरू हो जाएंगी, चाहे कोई कितना भी क्यों ना रोक ले। तो ये देखो, ये बनने लगी पानी की वेपर्स। पानी की वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं बेटा, उसको अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हम बोलते हैं कि बराबर हो जाए, ठीक है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए किसी भी लिक्विड का, तो हम बोलेंगे कि भैया लिक्विड क्या करने लग जाएगा, बॉयल करने लग जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है जो कि एयर लगा रही होती है लिक्विड के सरफेस पर कि भैया वेपर्स में कन्वर्ट मत हो, लिक्विड में ही रहो। लेकिन हम भी तो नीचे से हीट कर ही रहे हैं ना। वो हीट क्या करेगी, अल्टीमेटली लिक्विड को हेल्प करेगी कि वो अपनी वेपर्स बना ही ले, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके वेपर्स बना ही ले। वेपर्स बनेंगी तो उसका प्रेशर डेवलप होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। जहां लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचा, लिक्विड बॉयल होना शुरू कर देता है। इसका कहने का मतलब ये भी निकलता है बेटा कि बस लिक्विड को क्या करना होता है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करना होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही क्या कर रहा होता है, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने से रोक रहा होता है। लेकिन अगर लिक्विड ने किसी तरीके से इसको रोक लिया, मतलब इसको ओवरकम कर लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो लिक्विड की वेपर्स फिर बन जाएंगी। ठीक है, तो एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का, वो बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, अब देखो सवाल में रीजन का स्टेटमेंट क्या दिया गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड्स। नहीं, गलत स्टेटमेंट है। हाई एल्टीट्यूड्स पे अपन जाते ना बेटा, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, इसको ओवरकम करने में लिक्विड को ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मतलब वो अपने कम टेम्परेचर पर ही रह करके क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर लेगा, यानी कि कम टेम्परेचर पर ही उसकी वेपर्स बनने लग जाएंगी, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, ऊंचाई पर जाओगे, हाइट पर जाओगे, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम हो जाता है बेटा। वो प्रेशर जो लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने से रोक रहा था, लिक्विड को की बॉइलिंग को रोक रहा था, अगर वो प्रेशर ही कम हो जाएगा तो उसको ओवरकम करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कम टेम्परेचर पर ही क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर लिया जाएगा, यानी कि कम टेम्परेचर पर ही लिक्विड अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, यानी कि लिक्विड बॉयल होने लग जाएगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और यहां पर बोला है बढ़ जाएगा, बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है, मतलब कि रीजन गलत है। तो ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। सही बात है बेटा, एक सॉलिड डायरेक्टली अपने गैसियस स्टेट में अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसको अपन सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना। बिना लिक्विड स्टेट में आए, डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, सॉरी सॉलिड टू गैसियस स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए, इस प्रोसेस को अपन सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना। जैसे कि नैपथलीन बॉल्स होती हैं, नैपथलीन बॉल्स नहीं होती वो से सफेद सफेद कलर की बॉल्स, कैम्फर, मिस्टर कपूर, है ना, कि दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, खुले हवा में रखोगे कुछ दिन के लिए वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बिना लिक्विड स्टेट में, तो वो उनका सब्लिमेशन कहलाता है। रीजन क्या है, नैपथलीन डज नॉट लीव रेसिड्यू व्हेन केप्ट ओपन फॉर सम टाइम। ये भी बिल्कुल सही बात है, नैपथलीन बॉल्स को अगर आपने खुली हवा में रखा है तो वो सीधे अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा। बात तो सही है, लेकिन ये बात क्या असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है, नहीं कर रही है। तो ऑप्शन बी लगाओ ना भाई, बात तो इसकी सही है, गलत बात तो नहीं है, लेकिन बात असर्शन को एक्सप्लेन तो कर नहीं रही, तो ऑप्शन बी लगाओ और आगे बढ़ो। चलो अगले सवाल पर आते हैं। मिल्क इज एन एरोसोल। ओ माय गुडनेस, मिल्क एरोसोल कब से हो गया भैया? मिल्क तो इमल्शन होता है, ऑयल एंड वाटर टाइप का इमल्शन, वो भी ठीक है। मिल्क में क्या होता है इमल्शन, जरा स्पेलिंग देखो मैंने क्या लिख दी है,
इमल्शन, मिल्क क्या है बेटा? इज एन इमल्शन, ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्शन. डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है मिल्क में? ऑयल ग्लोब्यूल्स. और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? वाटर. ठीक है, मिल्क में बेटा मिल्क पहली बात तो इमल्शन है. डिस्पर्स, इमल्शन मतलब कोलॉइड है ना, टाइप ऑफ कोलॉइड. तो कोलॉइड में क्या होता है? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम. मिल्क भी क्या है, हम बोल रहे हैं कोलॉइड है, इमल्शन है. तो इसमें डिस्पर्स फेज क्या होता है? ऑयल ग्लोब्यूल्स. और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? पानी. यानी कि पानी में फैट, या आप बोल सकते हो कि ऑयल ग्लोब्यूल्स पड़े रहते हैं, है ना. आप यहाँ पर फैट लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा. दूध में फैट होता है और पानी होता है बेटा. तो पानी क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम. और फैट क्या होता है? डिस्पर्स फेज. तो फैट क्या होता है? डिस्पर्स रहता है पानी में इन मिल्क. तो मिल्क इमल्शन है, एरोसॉल नहीं है. गलत हो गया, असर्शन ही गलत हो गया. क्या पढ़े रीजन को? नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. When a beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark place, the path of the beam becomes visible. सही बात है बेटा. एक कोलॉइडल सोल्यूशन या एक कोलॉइड जो होता है उसके पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा ही होता है, 1 to 100 नैनोमीटर के बीच का होता है ना. तो जब भी लाइट आती है, टकराती है, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर कर देते हैं. और यही स्कैटर्ड लाइट जब हमारी आंखों तक पड़ती है तो हमें जो है लाइट का पाथ दिखने लग जाता है. इसी को अपन टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं. तो असर्शन मैंने पढ़ लिया और रीजन मैंने खुद फिगर आउट कर लिया. असर्शन क्या बोल रहा था कि अगर कोलॉइड से लाइट की बीम को पास करवाएंगे तो बीम जो है, मतलब जो लाइट का जो पाथ है वो हमें दिखेगा, वो विजिबल होगा. क्यों विजिबल होगा? मैंने खुद पता लगा लिया कि भैया एक कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है. तो जब लाइट टकराती है पार्टिकल से, वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं और वही स्कैटर्ड लाइट जब हमारी आंखों तक पड़ती है तो हमें लाइट का पाथ दिखने लग जाता है. ये रीजन है. अब सवाल में रीजन क्या दिया गया है? लाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स. बिल्कुल, कि लाइट स्कैटर हो जाती है कोलॉइड के पार्टिकल से और वही स्कैटर्ड लाइट हमें दिखती है, तो हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है. तो असर्शन से ये रीजन हमारे रीजन के साथ में मैच भी कर रहा है. तो ऑप्शन ए को मार्क करके बच्चों आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया है. सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. आपने पानी में नमक घोल दिया है. सॉल्यूशन का मतलब समझते हो ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट. सॉल्यूट जाकर के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है. तो पानी लिया, वो हो गया सॉल्वेंट, उसमें नमक डाल दिया, वो हो गया सॉल्यूट. तुमको पता है नमक पानी में जाकर के घुल जाएगा, घुल जाएगा. अब तुम उस नमक वाले पानी को फिल्टर पेपर से पास करवाओगे तो क्या नमक और पानी अलग अलग हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि सॉल्यूट के एक सॉल्यूशन में बेटा पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है. पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर के पोर्स को भी क्रॉस कर जाते हैं. तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड से फिल्टर पेपर लगा लगा करके तुम सॉल्ट सॉल्यूशन में से नमक और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते हो. तो यहां पर तो असर्शन की बात ही गलत हो गई है, गलत हो गई है बात. तो क्या करेंगे फिर? ऑप्शन डी लगाएंगे. और क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन डिसॉल्विंग चॉक पाउडर इन वाटर अ सस्पेंशन इज ऑब्टेन्ड. बिल्कुल सही बात है. चॉक पाउडर को पानी में डाल देंगे तो चॉक पाउडर जो बेटा घुलने को तो रेडी होगा नहीं, पानी के पार्टिकल्स के साथ डिसॉल्व होने नहीं वाला. तो क्या बनेगा? सस्पेंशन बन जाएगा. रीजन क्या बोल रहा है यहाँ पर? द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज. हे माँ माता जी, क्या हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेकेड आइज से देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं भाई. सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज तो 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, तो बिल्कुल देख सकते हैं. लेकिन क्या ये बात असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है कि चॉक पाउडर को पानी में डालने से सस्पेंशन बन जाता है? क्यों? क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं और उनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं. अरे भाई, बात तो इसकी सही है सस्पेंशन के बारे में, लेकिन ये बात असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है. नहीं करेगी तो क्या करेंगे? ऑप्शन बी को मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे. थैंक यू अभी नहीं बोलेंगे, कुछ देर के बाद बोलेंगे जब आपके फिजिक्स और बायोलॉजी के भी असर्शन रीजन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे. चलो, तो अब आपको सर सॉल्व करवाएंगे फिजिक्स एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस. तो अभी तक आपने 8 क्वेश्चन कर लिए केमिस्ट्री के. अब हम बाकी आने वाले जो क्वेश्चन करेंगे वो फिजिक्स और बायो के होंगे, है ना. तो हमने ये जो आरंभ बैच में जो हमने आपके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी का जो बीड़ा उठाया है
उसको अब हम कंप्लीट करेंगे। और आपके लिए आज को पता ही है कि इस वाले वीडियो में हम आपके लिए टॉप 20 असर्शन रीजन के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक विभूति मैम ने केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराए और अब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 से फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हो, ये लाइव, ये आपका सेल चैप्टर का है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसको आइए पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। असर्शन में लिखा है कि ए सेल स्वेल्स अप व्हेन प्रेजेंट इन ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो वो फूल जाती है। क्या ये बात सही है? तो सबसे पहले असर्शन पढ़कर हमें डिसाइड करना है कि वो बात सही है कि गलत है। तो यहां बात बिल्कुल ट्रू है कि अगर किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा है उसमें सेल रख दोगे तो वो फूल जाएगी। जैसे आप किशमिश को पानी में डाल दो तो थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद देखोगे वो फूल जाएगी। क्यों? पानी अंदर चला गया। सेम वही सेल के अंदर पानी चला जाएगा जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखोगे और वो पानी के अंदर जाने की वजह से सेल फूल जाएगी। और रीजन क्या लिखा है? मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल एज देन लीव, यानी जितना पानी अंदर से बाहर आएगा उससे ज्यादा पानी सेल के अंदर चला जाएगा। तो रीजन बिल्कुल ट्रू है और सही एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी द सेल चैप्टर का है, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का है। क्या बोला है? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक्स राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। रफ उसे कहते हैं जहां सरफेस पे, ER के सरफेस पे यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे डॉट 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 जैसा राइबोसोम स्ट्रक्चर पाया जाए, वो रफ होता है। और जहां राइबोसोम एब्सेंट होते हैं वो ER क्या होता है? स्मूथ होता है। तो यहां असर्शन में लिखा है कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम लैक मतलब नहीं पाया जाता हो, उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो ये बात ट्रू है क्या? बिल्कुल ट्रू है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ हो जाएगा, होता तो वो रफ हो जाता। फिर रीजन क्या लिखा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। क्या ये बात सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसका है? राइबोसोम का। और राइबोसोम कहां पाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होगा क्या? प्रोटीन बनाना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम तो फैटी एसिड बनाना होता है, फैट बनाना होता है, लिपिड बनाना होता है, प्रोटीन बनाना नहीं होता। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई? रीजन फॉल्स है। तो आपका असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। साफ साफ एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन प्रोटीन बनाना नहीं, फैट और लिपिड बनाना है। ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। क्यों? क्योंकि रफ इसलिए है क्योंकि उसके सरफेस पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम, और राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? एनर्जी किससे मिलती है? एटीपी से। और एटीपी कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो सेल का पावर हाउस यानी जहां सेल से एनर्जी मिल रही है वो क्या होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। बिल्कुल ट्रू, इसमें कोई डाउट ही नहीं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रीजन क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कवरिंग है वो 2 मेम्ब्रेन से बना है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होता है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होता है। तो कभी आपने अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा हो तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। आउटर वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो पोरस होता है, यानी उसमें छेद होते हैं, और अंदर वाला फोल्डेड होता है। फोल्डेड क्यों होता है? फोल्डेड इसलिए होता है ताकि जो एटीपी सिंथेसिस के लिए जो केमिकल रिएक्शन है उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो कवरिंग है वो 2 मेम्ब्रेन का होता है। अब बचा या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा, कौन सा टिक करें? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कवरिंग है? नहीं, इसलिए थोड़ी कहते हैं। हाँ, 2 कवरिंग होती है
लेकिन क्योंकि दो मेम्ब्रेन है इसलिए वो पावर हाउस है। इसका मतलब ये रीजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है असर्शन को, और इसका मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कि दोनों सही तो हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बात समझ में आ गई? डन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द ऑब्जेक्ट, अब देखो ये क्वेश्चन अब आ गया मोशन का। द ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तब भी उसके अंदर एक्सेलरेशन आ सकता है। कैसे सर? अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तब तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। जरूरी नहीं, क्योंकि याद करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है। यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड, 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 यानी हर मूवमेंट पे किसी भी पॉइंट पर जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है। लेकिन इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं, स्पीड भले ही कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और अगर डायरेक्शन भी बदल गया, अगर स्पीड का डायरेक्शन भी बदल गया तो भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई। और वेलोसिटी का चेंज होना ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन, ये भी एक्सेलरेशन है। ठीक है? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट स्पीड है तो भी उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है। ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है। ट्रू, ये ट्रू है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना बदले लेकिन उसका डायरेक्शन बदल जाए, जैसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है। और उसका एक्सेलरेशन क्यों हुआ, उसके अंदर एक्सेलरेशन क्यों आया? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, मैग्नीट्यूड सेम है, कांस्टेंट है। तो रीजन क्या लिखा है? विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एक्सेलरेशन। बिल्कुल ट्रू। अगर हम वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल दें तो भी कहा जाएगा कि वेलोसिटी बदल गई, और वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। और यही चीज यहां लिखी है। मतलब असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। डन। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये भी मोशन चैप्टर का असर्शन रीजन है। क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो इफ इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज नॉट जीरो। आप यहां से शुरू किए, फाइनल पॉइंट पे गए और वापस आ गए, तो मान लेते हैं x गए और x वापस आ गए, तो आपका डिस्टेंस कितना है? 2x, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो यानी अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब अगर आपका डिस्टेंस जीरो नहीं है तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यही क्वेश्चन में लिखा है ना असर्शन में, कि डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। तो आपका डिस्टेंस कवर कितना है? जीरो नहीं है, फिर भी आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पर है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो अगर आपका डिस्टेंस जीरो नहीं है फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो यह असर्शन बिल्कुल ट्रू है। और रीजन में क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर आ जाएगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। यानी ये सही एक्सप्लेनेशन भी है, और सही एक्सप्लेनेशन भी है तो रीजन ट्रू भी है, सही एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? ए होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? आप चाहे ये वाला एग्जांपल देख लो, आप चाहे ये वाला एग्जांपल देख लो, है ना? इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं होगा, वो हो जाएगा 2πr। वही चीज रीजन में लिखी है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर है, एक ही पॉइंट पर है, ओवरलैप कर रही है, तो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? जीरो। यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस कवर जीरो नहीं है। तो यानी कि रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है ना? चले आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर क्या लिखा है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ एन पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight path is a line parallel to the time axis. यानी अगर किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का, और वो ऑब्जेक्ट किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है along the straight path, ठीक है, किसी सीधे रास्ते पर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी अगर मैंने 1 सेकंड में 10 मीटर चला तो अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर, और ये सीधी रास्ते पे मैं ऐसा चल रहा हूं। तो अगर मैं ऐसे मोशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा? बताओ, क्या ऐसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होता है? नहीं, ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ऐसा होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आपका ग्राफ ऐसा होगा। तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस क्या होगा? ग्राफ पैरेलल होगा, तो इज ए लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। एक्स पे कौन सा है? टाइम, और टाइम के पैरेलल होगा, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका मतलब असर्शन बिल्कुल ट्रू है। और रीजन क्या लिखा है? इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम। यानी जो वेलोसिटी है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होती है। तो ऐसा तब होता है जब एक्सेलरेशन होता, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रीजन है वो फॉल्स है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़ती है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो वो बढ़ेगी कहां से? तो ये आपका रीजन फॉल्स हो गया। तो असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। डन। चल क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। When the displacement of a body is directly proportional to the square of the time, then the body is moving with a uniform acceleration. ऐसा कब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए? ऐसा कब होता है? ऐसा ये वाला इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पढ़ा है? पढ़ा होगा। तो ये हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें एक इक्वेशन ये भी होती है। तो पहली चीज यहां आप देख रहे हो कि जो s है यानी डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इक्वेशन कब लगेगी? इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगती है, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगती है जब हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, और तब जाकर ही डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो क्या इसका मतलब कि द बॉडी इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना मतलब यूनिफॉर्म, और जब यूनिफॉर्म होगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, हाँ, कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सही है। और रीजन में क्या लिखा है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस गिव्स एक्सेलरेशन। यानी कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप है ना, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ये जो स्लोप है, ये स्लोप एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, क्योंकि v अपॉन टी करेंगे तो स्लोप आएगा, और v अपॉन टी यानी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये ट्रू है। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। डन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब
मतलब कि जैसे मैंने इधर से फोर्स लगाया 5 न्यूटन, इधर से भी फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स निकालोगे तो क्या निकालोगे? एक को आपने ले लिया 5, तो दूसरे को -5 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो नेट फोर्स कितना आया? 0 न्यूटन। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। जैसे ये इस बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो कितना है? 0। तो देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। और अगर नेट बैलेंस फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये नेट फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी तो 0 हो जाएगा। वही चीज तो लिखा है यहां। अगर किसी बॉडी पर सारे फोर्सेस को मिलाकर सम उसका नेट फोर्स जो है वो 0 है तो बॉडी पर इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। और रीजन क्या लिखा है? एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स। ये तो बात गलत हो गई। एक्सेलरेशन तो फोर्स पे ही डिपेंड करता है। तो रीजन गलत है, असर्शन ट्रू है। तो असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सही आंसर क्या होगा? सी। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है? मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन ए लीनियर मोशन। किसी बॉडी का जो इनर्शिया है उसको मेजर कैसे करते हैं? मास से। यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। बात बिल्कुल ट्रू है। तो ग्रेटर द मास, रीजन में क्या लिखा है? ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसके स्टेट को, स्टेट मतलब या तो रेस्ट से मोशन में लाना है उसको या मोशन से रेस्ट में लाना है, तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी उसका इनर्शिया ज्यादा है, कम फोर्स लगाओगे तो उसको रेजिस्ट ज्यादा करेगा। तो उस ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है तो उसके मोशन को, उसके स्टेट को बदलने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, और इनर्शिया ज्यादा तो वो अपने स्टेट में होने वाले चेंज को ज्यादा अपोज करेगा। तो उसको अपोज कर रहा है तो उससे भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका ये सही स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, और दोनों अपनी जगह पे स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन यहां करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल्स में होते हैं। और लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो क्या प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में होते हैं? जी हां। जो प्लास्टिड हम लोग पढ़ते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, वो सब प्लांट सेल्स के में होते हैं। एनिमल में कोई प्लास्टिड नाम का सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और रीजन कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे प्लास्टिड में भी खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, ये भी ट्रू है। लेकिन क्या रीजन ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि प्लास्टिड प्लांट सेल में ही केवल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्योंकि प्लास्टिड का माइटोकॉन्ड्रिया जैसा खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। तो एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी। नेक्स्ट, द प्लांट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या ये बात सही है? गलत। सेल वॉल बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, है ना। तो यहां सेल्यूलोज थोड़ी होगा, सेल वॉल बनी होती है। यहां अगर सेल वॉल होता तब स्टेटमेंट ट्रू होता, यहां सेल मेम्ब्रेन था तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। और रीजन क्या लिखा है कि सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ द प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यानी प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो इनके सेल्स को मदद करता है कि अगर इनके सेल्स को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए तो वो फटेंगे नहीं, बस्ट नहीं करेंगे। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो वो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी।
डन। चलिए अब आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि डायरेक्शन का खेल है ना। डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। डिस्प्लेसमेंट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड लैक्स डायरेक्शन, ये बात गलत है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। डन। तो ये लीजिए आपके कंप्लीट हो गए टॉप 20 असर्शन रीजन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस, जहां मैंने आपको द सेल चैप्टर यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट चैप्टर, मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का मैंने आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे मोर वीडियोस को आपके चैनल तक पहुंचाने पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हम वीडियोस रेगुलर बेसिस पे चैनल पे लाते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा इसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।